ये हमारा इस चैप्टर पे 4th कंसेक्यूटिव लेक्चर है। इसको अंदर हम बात ये कर रहे थे कि कल हमने सबसे पहले तो बात ये की कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने सिंपली वो डिफाइन किया था कि एक एक्सपर्ट की बुक से मैंने पढ़ा था कि जब ऐसी हालत हो कि नंबर ऑफ जॉब सीकर्स यानी जॉब तलाश करने वाले ज़्यादा हो जाएं और नंबर ऑफ जॉब्स कम हो। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा हो जाए लेबर डिमांड से, यानी जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा हो जाएं और उनकी डिमांड कम हो जाए। ज़ाहिर अनएम्प्लॉयमेंट इसी को तो कहते हैं, जब बंदे की डिमांड नहीं है तो उसके साथ ये मसला हुआ है ना कि उसको जॉब नहीं मिल रही, तो लेबर डिमांड जो है उसकी निस्बत कम हो जाए। लेकिन हमारा आसान लिटरेचर ये कहता है कि unemployment is a situation in which people willing to work at the existing wage rate, यानी लोग मौजूदा वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं, आर अनएबल टू फाइंड जॉब, लेकिन वो जॉब तलाश नहीं कर पा रहे, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जॉब तलाश करने वाले ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं, ठीक है। गालबन गिलाही की बुक से मैंने पढ़ा था। और लेबर सप्लाई ज़्यादा है लेबर डिमांड से, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस टॉपिक में जो चीज़ें ज़ेरे बहस लाएंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, एक तो हम चाहेंगे कि पहली बात तो ये कंफर्म हो जाए कि आपको उसे अटेम्प्ट करने में कोई मुश्किल ना हो। इसलिए देखिए, हम हर चीज़ की कोशिश करते हैं 2, 3, 4 टर्मिनोलॉजीज बता दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आसान है हमारे जितने भी कोर्स में है। सिर्फ उसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट को चंद लाइनें लिखनी आनी चाहिए मैकेनिज्म को ब्रीफ करने के लिए। अच्छा, जैसा कि हमारा पेपर पैटर्न है, तो आपने देखा होगा मेरे स्लाइड नोट्स एग्जैक्टली उस पेपर पैटर्न के मुताबिक मैंने बनाए हैं। आल्दो जो मेरे पीडीएफ नोट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा तफसील में हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन मैंने डाली, चूँकि उसको लेटर ऑन मैंने बुक की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहा था और पब्लिशर भी एग्री था, बस थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सका, तो इसलिए उसके अंदर इलस्ट्रेशंस मैंने ऐड की थी। लेकिन जो आपकी स्लाइड्स हैं उसके अंदर मैंने बिल्कुल ही पेपर फोकस कर दिया था। तो अब इस हवाले से हमें एक तो कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है कि जिसकी कॉस्ट क्या आ रही है मुआशरे को, इंसानों को, हमें क्या इसके नताइज क्या हो रहे हैं। एक तो हमें ये देखना है कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा हमें इसके अंदर जो देखना है वो ये देखना है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बाज़ वक़्त कोई ख़ास किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई एमसीक्यू बन जाता है, या फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे 1 या 2 नंबर का नोट्स मांग लिया जाता है या ब्रीफिंग मांग ली जाती है, तो ये भी हो सकता है। तो ये एक तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो ये 2 चीज़ें। इसके बाद आप लोगों से आज इस पे भी बात करनी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में ना जाए तो क्या ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इसके ऊपर बहस करेंगे आज कि क्या ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट किसी मुआशरे में हो सकती है। और थोड़ी सी बात आज करेंगे आपके साथ स्टैगफ्लेशन पे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। ये 2 चीज़ें भी आज हम ऐड करेंगे अपने लेक्चर में इंशाल्लाह। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आल्दो के कल आप कहेंगे कि सर इस पे तो कल बात हुई थी हमारी, लेकिन येट डैट आज एक नया लेक्चर है तो हम ज़रूर इसके अंदर शुरू से बात करते हैं कि क्या कॉस्ट आ सकती है माशरे को। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो बंदा अनएम्प्लॉयड है, काम कर नहीं रहा, कौन उसको पैसे देगा। वेलफेयर स्टेट में तो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होती हैं, वहाँ पे तो हैंडीकैप अलाउंस वगैरह मिल जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक जर्नल बात सोची जाए तो जब जॉब नहीं है तो फिर तनख्वाह कौन देगा, सैलरी कौन देगा। जाहिर बात है जी, हम जिस फैक्ट्री में जिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, और रिश्तेदारी हम करना भी चाहें तो करेगा कौन हमारे साथ। लिहाजा लॉस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि लॉस ऑफ आपकी इनकम है कि इनकम जो है वो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है जी। तो आपके पास कोई ऐसी इनकम का जुआज ही पैदा नहीं होता, यानी लॉस ऑफ इनकम है। जब आप जॉब पे नहीं है तो फिर इनकम भी नहीं है, नो इनकम, ठीक है जी।
तो एक बात तो ये कि आपने जहन में रखना है कि जब जॉब नहीं है तो फिर इनकम कहाँ से आएगी, तो इसलिए लॉस ऑफ इनकम हो जाएगा। अब एक अंदाज से देखा जाए तो जब आप उस वर्कर को घर में बिठा देते हैं तो भाई मसला ये होता है कि वो वर्कर जो है वो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी है, यानी वो बेरोजगार हो गया, ना उसने नई स्किल्स सीखनी है, ना उसने नई ट्रेनिंग लेनी है, एक एजुकेटेड ट्रेंड आदमी घर बैठ गया, तो ये यकीनन जो है कौम के लिए, हम सब के लिए एक यकीनी तौर पे एक नुकसान है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक क्लियर कट लॉस है। लिहाजा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये एक लॉस है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, और फिर नुकसान है, ब्रेन का नुकसान है, हमारा ब्रेन ज़ाया हो गया ना, इतना कीमती ब्रेन हमने ज़ाया कर दिया, तो इस सेंस में ये ह्यूमन कैपिटल का नुकसान है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में इतना ही लिखे मैंने, इसलिए तो उसको महदूद किया, वरना मैं चाहता तो मेरे पास स्लाइड्स ही मैं 4 लाइनें भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने इतना को लिखा है जिससे आप आसानी से बात कर सकें। देखिए ना, चूजी लाइनें ली हैं, चूजी किस्म की, ताकि ये लिखें और आप आसानी से पेपर के पैटर्न के मुताबिक लिख सकें, ठीक है ना। अच्छा, तो जो है ह्यूमन कैपिटल का जो है वो नुकसान हो गया। अच्छा, हो सकता है कहीं स्पेलिंग में गलती कर दी हो मैंने, है तो ये ह्यूमन कैपिटल का नुकसान हो गया यहाँ पे, ये लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये असल में मैं कन्वर्ट जब करता हूँ तो मेरी कंपोजिंग इतनी अच्छी नहीं, तो ये जरा आप देख लिया करें। स्टिग्मा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप जानते हैं कि जब कोई बंदा बेरोजगार होता है तो पहला तो उसको एहसास महरूमी पैदा हो जाता है कि मुआशरे में उसकी कोई कदर नहीं, इसलिए वो बेरोजगार है। दूसरा, उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उसकी बीवी है, अक्सर ताने मारती है कि अगर तुम किसी काबिल होते तो कहीं नौकरी ना कर रहे होते। तो इस तरह से स्टिग्मा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी लग जाता है, तो इंसान जो है उससे भी परेशान होता है। तो एक लॉस ऑफ इनकम है, एक लॉस ऑफ कैपिटल है, और एक जो है स्टिग्मा ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो बंदा बेचारा जो है वो अनएम्प्लॉयड भी है, बेरोजगार भी है। और दूसरी बात यह है कि उस बेचारे को जो है वो एहसास महरूमी भी पैदा हो जाता है। अब फिर आगे आ जाता है लॉस ऑफ आउटपुट। जाहिर है आप घर बैठे हैं, काम तो कर नहीं रहे, लिहाजा जीडीपी में या हमारे रियल आउटपुट में आपका रोल ही कोई नहीं है। तो जितने लोग बेरोजगार हैं उतनी हमारी आउटपुट भी कम होगी, मशीनें भी बंद पड़ी होंगी, जाहिर है। और इससे जाहिर बात है जो बंदा अर्न कर रहा है वो अमीर होता जाएगा, और जो अर्न नहीं कर रहा वो पीछे रह जाएगा। और आमतौर पे ये मजदूर तबका होगा, इससे मजदूर यानी गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, और अमीर आदमी जो है वो और अमीर हो जाएगा। इस तरह एक गैप पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, एक गैप पैदा हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसको हम कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है मजदूरी या जॉब तो वही करेगा जिसके पास कैपिटल नहीं है, और जब वो जॉबलेस हो जाएगा तो उसके पास तो आमदनी नहीं है। और जो फैक्ट्री ओनर हैं और जो अमीर लोग हैं, वेल स्किल्ड लोग हैं, वो तो जॉब पे रहेंगे। लिहाजा माशरे में गैप गरीब और अमीर का बढ़ जाएगा, अमीर अमीर तर हो जाएगा और गरीब गरीब तर हो जाएगा, तो इसका नुकसान होगा। तो बच्चों पहली बात तो ये समझ लिया कि इसकी कॉस्ट क्या है। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहली अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वैसे तो बिजनेस साइकिल से वाबस्ता है कि जब भी बिजनेस साइकिल में हम बूम से रिसेशन की तरफ जाते हैं, बूम से रिसेशन की तरफ जाते हैं, तो हर रिसेशन में जाहिर बात है प्रोडक्शन कम होती है। जब प्रोडक्शन कम होती है तो वर्कर्स को फारिग कर दिया जाता है। मैं रिपीट करता हूं, जब भी हम रिसेशन में जाते हैं, बूम से रिसेशन में जाते हैं, तो प्रोडक्शन कम होती है। तो जब प्रोडक्शन कम होगी, मशीनें बंद होंगी, तो हम मजदूरों को क्यों रखेंगे? जाहिर है जब मशीनें बंद है तो मजदूर भी फारिग कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, यानी बेरोजगारी हो जाती है। अब यहाँ पे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन रिसेशन, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट अकर कर जाती है। लेकिन इसको जाहिर बात है हम बिजनेस साइकिल से रिलेट नहीं कर सकेंगे पेपर में। अगर ये फर्ज कीजिए 4 नंबर का पूछ ले तो ज्यादा बेहतर यह है कि हम कनेजियन एग्रीगेट सप्लाई को शो करते हुए जाहिर करें कि जब डिमांड कम हुई है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। डिमांड कम हुई है तो उसकी वजह से
अनएम्प्लॉयमेंट हुई, यानी ये देखिए ना, डिमांड कम होने से हमने प्रोडक्शन कम की है, रियल आउटपुट कम हुई है। तो रियल आउटपुट कम हुई तो जाहिर बात है वर्कर भी तो फारिग हो गए, तो इसको कहेंगे लैक ऑफ, यानी आप सिंपली लिखेंगे कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, की जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो उसमें कमी आ जाती है, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अच्छा, और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं ये तो मुझे नहीं आता एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो बेशक ये वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाए जो सिंपल वाला है, और उस पर जाहिर कर दे कि एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है तो उससे रियल आउटपुट कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है तो उससे रियल आउटपुट कम हो जाती है, और रियल आउटपुट के कम होने से अल्टीमेटली आपका ये जो रियल आउटपुट लेवल कम होगा, इससे y1 से y0 पे आ जाते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट को जाहिर करेगा। तो आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, लाजिम नहीं कि आप वही वाला डायग्राम बनाएं जो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, या मोस्टली जो इतनी भी बाजार में बुक मिलती हैं सीए के लिए उसके अंदर भी इसी तरह का डायग्राम मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं आप बच्चों से ये पूछता हूँ कि क्या, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी आने से कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आप उसको क्या कहेंगे? शाबाश, क्या नाम बताएंगे? An unemployment due to lack of aggregate demand is सारे बोलें, शाबाश। पहले अगर ये यहाँ कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। जी शाबाश। तो अगर ये बात क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, ये मामला फिक्स है आपका। ठीक है जी, ठीक हो गई बात, तो ये बात फैक्ट हो गई कि बात आपको क्लियर हो गई। सही है जी। अच्छा, तो ये बात फैक्ट हो गई, क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन जॉब्स। और बाज लोग जो हैं जियोग्राफिकल रीजन मूव कर रहे होते हैं, यानी कोई कराची से लाहौर जा रहा है, कोई लाहौर से कराची आ रहा है, शिफ्ट इन कर रहा है। कोई बंदा एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहा है। कोई बंदा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है, अभी जॉब का अपॉइंटमेंट आ गया है, अपॉइंटमेंट का टाइम वेट कर रहा है, एग्जैक्ट ज्वाइनिंग डेट का वेट कर रहा है। तो इस तरह की जो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हम इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने क्या वजूहत बताई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की? पहली बात मैंने बताई कि कुछ लोग एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहे होते हैं। कुछ लोगों को जॉब मिल चुकी होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि आपका वीज़ा लगेगा, आपको हम बुलाएंगे और इतना टाइम लगेगा, वर्क परमिट मिलेगा, तो वो चंद एक माह की डिले होती है उसके अंदर। तो हम इसको कहते हैं ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो या फिर ये कि वह कोई और टेक्निकल इश्यूज होते हैं बस प्रोजेक्ट्स के अंदर, के प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम मिलेगा, जैसे ही अप्रूवल होगा हम आपको सीपैक पे बुला लेंगे। तो इस तरह की शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? शाबाश जी बच्चों, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको क्या कहेंगे आप? कि अगर एक जॉब से दूसरी जॉब पे मैं जा रहा हूँ, या एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कहते हैं ये है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या हम इसे कहते हैं कि ये जो है शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, वक्ती तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको हम कहते हैं ये हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, इसके बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और भी है, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है, और स्ट्रक्चर में चेंज आने से मिसमैच हो जाता है बिटवीन स्किल्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर। लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो स्किल्स को अपडेट नहीं करते, और इस तरह की इनएफिशिएंसी से लेबर बेरोजगार हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो है बेकरी इंडस्ट्री में, हम पहले जो है वो क्रीम बेकरी खाते थे, या क्रीम पेस्ट्री खाते थे, क्रीम केक खाते थे। फिर ज़माना आ गया फ्रेश क्रीम का, फिर आ गया कॉन्टिनेंटल का। तो अब कॉन्टिनेंटल का, अब जो वर्कर अपने आप को क्रीम पेस्ट्री पे रखेगा जाहिर बेरोजगार हो जाएगा, उसको कॉन्टिनेंटल की तरफ मूव करना चाहिए था।
इसी तरह आपने देखा कि पहले मैनुअली कंपोजिंग होती थी, फिर कंप्यूटर कंपोजिंग आ गई, तो जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा वो पीछे रह गए। तो इसका मतलब ये, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, कोई हालात बदलते हैं और हम अपने आप को उसके मुताबिक अपडेट नहीं कर पाते, तो वी फेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं बच्चों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर बिल फर्ज गाड़ी पहले बनती थी कार्बोरेटर के साथ, फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, फिर आ गया जो है आपका हाइब्रिड कार। अब जो वर्कशॉप वाले हैं, अगर वो नई गाड़ियों का काम नहीं सीखेंगे तो जाहिर बात है वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे? शाबाश जी बच्चों। तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि वर्कर ने हालात बदलने के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट का हल ये होता है कि रियासत या अथॉरिटीज़ अपने बिहाफ पे जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करें जो इन लोगों को ट्रेनिंग दे दें, स्किल्स दे दें, जिनसे इनका मसला हल हो जाए। तो ये बेस्ट हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, और हम ये कहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर का जो है वो मसला है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जहां तक सवाल है, आप ये कहेंगे कि जी हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं, हम इसको कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यकीनन एक इश्यू तो है अपनी जगह। तो उसका हल ये है कि ट्रेनिंग दी जाए। बहरहाल एनीवे ये आगे चल के हम रेमेडीज में पढ़ लेंगे। तो आगे चलते हैं, तो एक और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इसको कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें यह होता है कि लेबर यूनियन वेज ज़्यादा बढ़ा देती हैं। वेज ज़्यादा बढ़ाने से इक्विलिब्रियम से हम ऊपर चले जाते हैं। इस तरफ वेज रेट है और इस तरफ क्वांटिटी ऑफ लेबर है, ठीक है जी। अच्छा, और ये हमारी जो डिमांड है, डिमांड फॉर लेबर है, और ये सप्लाई फॉर लेबर है, वही जो तरीकाकार गुड्स में होता है। तो जब आप प्राइसेस बढ़ा दोगे वर्कर की, यानी वर्कर की प्राइस को हम वेज कहते हैं, वेज बढ़ा देंगे, तो ये जो प्रोड्यूसर है उसके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा कि वो ज़्यादा वर्कर अफोर्ड कर सके। यानी दूसरे अल्फाज में कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और कॉस्ट के बढ़ने से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपने ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में पढ़ा था, और वो फिर प्रोडक्शन कम कर देगा। नतीजा ये कि वो ज़्यादा वर्कर हायर नहीं कर सकेगा, और सिचुएशन ये पैदा हो जाएगी कि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, और डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। सप्लाई फॉर लेबर ज़्यादा हो जाएगी एंड डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों होती है? चूंकि हुकूमत मिनिमम वेज बढ़ा देती है। अभी रिसेंट बजट के अंदर 17,500 वेज कर दी गई थी मिनिमम एक वर्कर की। इसी तरह बात लेबर यूनियन भी काम करती हैं, या गवर्नमेंट करती है, लेबर यूनियन करती है। तो फिर वर्कर महंगा हो जाता है और वर्कर अफोर्डेबल नहीं रहता फैक्ट्रीज के लिए, तो वो फिर क्या करें? और फिर हाई वेज होने से कुछ लोग वो भी हैं जो जॉब नहीं करते आमतौर पे, लेकिन हाई वेज के लालच वो भी मार्केट में आ जाते हैं। इस तरह सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। तो इससे एक अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। आप इसको सरप्लस कहते हैं ना अपने आम जुबान में, तो आप इसे सरप्लस ऑफ लेबर कह दीजिए, सरप्लस ऑफ लेबर। तो यहाँ सरप्लस ऑफ लेबर हो जाती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट नया नया है आपके लिए, डायग्राम और ये कॉन्सेप्ट बच्चों? चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस अगर मैं दूं तो क्या ये आपके लिए नई चीज़ है? तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वहां कहेंगे कि वहां प्राइस बढ़ने से सरप्लस गैप बना था, और यहाँ पे वेज बढ़ने से बना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बात हमें पता है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, एक अनएम्प्लॉयमेंट और भी है, हमारे आई कैप के बुक में दिया हुआ है, यहाँ मैंने कंपोज नहीं किया क्योंकि बड़ा लेस रिक्वायर्ड होता है, तो मैं उसको वैसे जिक्र कर देता हूँ, आपके जहन में रहना चाहिए। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये हर साल होता है। ये हर साल होता है कि हम ये देखते हैं कि शुगर कैन इंडस्ट्री में, या हमारे जो ट्रेलर भाई हैं जो जो कपड़े सीते हैं, ट्रेलर्स भाई जो हैं, उनकी बात कर लें, या आप हमारे वो लोग जो आइसक्रीम बेचते हैं, तो इनकी आइसक्रीम गर्मियों में खूब बिकती है। या वो लोग जो कॉफ़ी बेचते हैं, उनकी सर्दियों में कॉफ़ी बिकती है। तो जो कॉफ़ी वाले हैं वो गर्मियों में फारिग होते हैं, आइसक्रीम वाले सर्दियों में फारिग होते हैं। और जो टेलर हैं वो हमारी ईद गुजर जाती है जब तो फारिग हो जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं होता। आपका क्रिसमस गुजर जाए या आपकी दिवाली गुजर जाए, तो उस वक्त ये लोग फारिग हो जाते हैं। तो ये अक्सर औकात ऐसा होता है कि
ये अक्सर औकात इस तरह से जो है वो बेचारे फारिग हो जाते हैं। लेकिन साल में कुछ महीने मसरूफ रहते हैं, कुछ महीने बहुत ज़्यादा इनके पास काम नहीं होता। अच्छा, तो इसका हल क्या है आपके जहन में कि जी जो आइसक्रीम बेचते हैं वो गर्मियों में बिजी हैं और सर्दियों में फारिग हैं, जो कॉफ़ी बेचते हैं वो सर्दियों में फारिग हैं, गर्मियों में उनके पास जॉब नहीं है। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि चलो यार इसका इसका ज़रा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का कोई हल तो तजवीज़ करो, तो क्या आप खुद तजवीज़ कर सकते हैं? नहीं 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 बेटे, काम चेंज नहीं, को और मशवरा दो, अच्छा सा मशवरा दो। जी शाबाश। मल्टीपल वर्क, यस अब्दुल रहमान, ये बेस्ट सोल्यूशन है कि इसका हल ये है कि इन्हें मल्टी स्किल होना चाहिए। मैं साथ साथ थोड़ा सा टच दे देता हूँ, इसलिए कि बच्चे का जहन जो है ना आइडल नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा रहा हूँ बस वही आए। तो मल्टी इन्हें, बल्कि यूं लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि इन्हें मल्टी स्किल्स होना चाहिए। तो ये मसला हल हो जाएगा भी। सर्दियों में आप कॉफ़ी बना लें, गर्मियों में आप कॉफ़ी बेच लें, आप आइसक्रीम बेच लें, ठीक है ना। और जो टेलर भाई हैं वो साथ टी शर्टें भी सिएं और साथ दूसरा गारमेंट फैक्ट्री का भी कोई काम पकड़ लें ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सके। तो बहरहाल रिपीट करते हैं हम एक दफ़ा सारी अनएम्प्लॉयमेंट्स को, एक दफ़ा हम कहते हैं सारी को एक दफ़ा कि जो डिमांड एग्रीगेट सॉरी जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से कम हो जाती है और बेरोजगार होते हैं लोग, इसे हम कहते हैं डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे लोग वक्ती तौर पे कोई जॉब चेंज कर रहे हैं या अपना इलाका चेंज कर रहे हैं या वो वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग डेट का, इसे हम वक्त टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। जहाँ टेक्नोलॉजी बदल गई या इंडस्ट्री में एक सेक्टर ही खत्म हो गया जिसमें आप जॉब कर रहे थे और आपने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। और जहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और वर्कर अफोर्डेबल ना रहा और मार्केट में सरप्लस लेबर हो गई, इसको हम रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं कि साल के कुछ महीने आप बिजी हो और साल के कुछ महीने आप फारिग हो, तो इसको हम कहेंगे ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। एक मसला खड़ा हो जाता है, वो ये होता है बच्चे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को मिक्स कर देते हैं। बिजनेस साइकिल आपको बताया था 7 से 15 साल का होता है। इसका मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड अगर मैं चले हम 14 कर लें, तो 14 को 4 पे डिवाइड करें तो इसका टेन्योर कम से कम 3 साल बनता है कि अगर ये एक दफ़ा को बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ तो 1.5 से 2 साल घर बैठेगा। लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो हर साल होती है, तो ये फ़र्क है दोनों में, तो दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ तक बात जो है हमने कर ली कि ये है हमारा। तो यहाँ बस अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। प्लीज़ प्लीज़ याद रखना है, अगर 4 से 5 नंबर की ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअली आए तो डायग्राम बनाना है। लेकिन अगर वो आपको 6 नंबर देके के राइट डाउन 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो प्लीज़ डायग्राम ना बनाइएगा, वक्त ज़ाया होगा, फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, डायग्राम ना बनाइएगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। डायग्राम कहाँ रिक्वायर्ड है? जहाँ 5 से 6 नंबर की एक अनएम्प्लॉयमेंट पूछी जाए तो वो वही पूछेगा जिसमें डायग्राम बनता है। जिसमें डायग्राम किसी बुक में नहीं ज़ाहिर है, उसके 5 6 नंबर नहीं रखेगा, उसे पता है कि इसके अंदर इतना लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है। तो जहन में ये होना चाहिए। लिहाजा आपने डायग्राम नहीं बनाने। अगर वो कहता है 2 3 टाइप की आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख दें और जनाब उसकी डिस्क्रिप्शन कर दें, 6 नंबर मैं आपको दूंगा, तो 2 2 नंबर एक के हैं, तो 2 नंबर के लिए डायग्राम बनाएंगे बेटा तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, ये जहन में रखना है आपने। अच्छा जी, अब आ गया कि इसको रिमूव कैसे करना है। देखिए, एक तो बात यह है कि गवर्नमेंट सिंपली प्रोजेक्ट शुरू कर दे, प्रोजेक्ट शुरू कर देगी, डेवलपमेंट के काम शुरू कर देगी, तो जो लोग घरों में फारिग बैठे हैं वो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर बिजी हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग देनी शुरू कर दे, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल दे, ताकि जो लोग स्किल्स शॉर्टेज की वजह से बेरोजगार हुए हैं उनका मसला हल हो जाए। दूसरा चीज़ ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर दे। जब गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो वो जो आपका था लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड वाला मसला हल हो जाएगा। फिर फैक्ट्रीज को वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक होगी ना बात। तो आप देखें, बात इनडायरेक्ट है कि आपने टैक्स कम किए, लेकिन टैक्स कम करने से कॉस्ट कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिर अल्टीमेटली लेबर की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए
टैक्सेस कम कर देने चाहिए। फिर ये कि बेशक आप यहाँ कॉस्ट को हटा दें यहाँ से, बेशक कि टैक्स कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेबर की ज़रूरत बढ़ेगी। फिर यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव फॉर एंटरप्रेन्योरल एफर्ट करनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर को लोन दें, उसको पैसा दें, जहां उसका नुकसान है थोड़ी बहुत उसकी मदद करें, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें विद टैक्स रेमेडीज़। टैक्स रेमेडीज़ के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो हमने क्या हल तजवीज़ किया, हमने कहा जी फिर वो तो हल है ही कि मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती तो 2-3 जगह हमने कहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम कर लो और फिर मल्टी स्किल हो जाओ, स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, तो वो तो आप जनरल किस्म की बातें कर ही सकते हैं। लेकिन प्योरली जो टेक्निकल बातें हैं उसके अंदर एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, अपने प्रोजेक्ट शुरू करे, जब वो प्रोजेक्ट शुरू करेगी मजीद मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग दे ताकि जो स्किल शॉर्टेज का मसला हल हो, टैक्स कम करे ताकि डिमांड बढ़े, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरल एफर्ट की जाए, कोई इंसेंटिव दिए जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए एंटरप्रेन्योर को ताकि वो थोड़ा ईज हो। तो यहाँ तक बच्चों इसके क्या हो गए, जो इसके वेज हैं कि कैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर इंतहाई टू द पॉइंट रखा है ताकि आप पेपर फोकस होकर इसको तैयार कर सकें। अब रही बात ये कि आपसे सवालात मुख्तलिफ पूछे जा सकते हैं पेपर में, देखते हैं कैसे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है वो जी बेटे आपका सवाल था कि डायग्राम मैक्रो बनाने, बेटा डायग्राम बनाने हैं जहाँ एग्जामिनर कहे, जहाँ या नंबर बहुत ज़्यादा हो, आपको लगे यार डिटेल थोड़ी है नंबर ज़्यादा है, तो वहाँ डायग्राम है तो ज़रूर लिखें, बनाएं। और दूसरी बात यह है कि जर्नली वो खुद बताएगा कि यहाँ डायग्राम की मुझे ज़रूरत है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या सवालात जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि डिस्क्राइब, देखिए ब्रीफली डिस्क्राइब भी करो, ब्रीफ भी करो, यानी ब्रीफली मुख्तसरन 4 नंबर है। तो देखिए क्या क्या जरूरत है डायग्राम की। फिर 2 चीजें, एक है डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट और एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी दोनों के लिए एक ही बात कर रहा है कि डिमांड डेफिसिट एक अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, 2 चीजें मांग रहा है आपसे। तो 2 चीजों को आप लिख सकते हैं। क्या ख्याल है जी, 2-2 मार्क्स के लिए लिखना है, एक एक हेडिंग बना दें, अल्लाह खैर सल्ला, साथ नीचे 2-3 लाइनें लिख दें, काफी है। इसी तरह आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये पुराना सवाल है इसलिए उसने 12 नंबर दिए हुए और वो पेपर का चौथा सवाल है, तो ये तो पुराने स्ट्रक्चर का सवाल है। अब अगर ऐसा कोई सवाल आया तो पहली बात तो ये कि मैक्सिमम आपको 8 नंबर दे दे, बड़ी बात है, क्योंकि उसने हर एक के 2 पार्ट बनाने हैं हर सवाल के। मैं कहता हूँ 6 भी दे दे, बड़ी बात है। तो लिहाजा इस तरह का सवाल अगर आया तो 6 या 8 में 6 ही देगा मेरे ख्याल में, क्योंकि उसने दूसरा पार्ट भी ऐड करना है, उसके नंबर भी होंगे। बाकी रही बात ये कि ये कुछ एमसीक्यूज आपके हैं, मैंने साथ आंसर्स भेजे हैं आपको, इसमें कोई मसला हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कि देखिए ये सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल सा है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वुड मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस, तो रिड्यूस हो जाएगी कैसे, इंक्रीज इन लेबर मोबिलिटी, मोबिलिटी के लिए ट्रेनिंग दें ताकि एक इंडस्ट्री से दूसरी में चला जाए। अच्छा, और जो है फरहान ने एक जॉब छोड़ी है, दूसरे बैंक में जा रहा है, तो आप जानते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है जी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आम तौर पे आप जानते हैं कि दिस इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हर वक्त रहती है, क्योंकि हर वक्त रहती है इकोनॉमी में, इसलिए नेचुरल है, इस पे ऊपर हम कोई ज़्यादा काबू नहीं पा सकते। और ऐसी डिमांड जिसके अंदर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आ जाता है बिजनेस साइकिल में या इंडस्ट्री में, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। तो डिफरेंट एमसीक्यूज मैंने भेजे हैं आपको, ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वाली प्रेजेंटेशन में यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए है कि आपको यहाँ तक समझ आया।